हेलो स्टूडेंट्स, चंदिल सर कॉमर्स कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये टॉपिक 12th के स्टूडेंट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा ही एग्जाम में, और पटवारी की परीक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए तुरंत टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। व्यापार संतुलन क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये समझना है। जब भी कोई एक देश दूसरे देश के साथ जब वस्तुओं का आदान प्रदान करता है, मतलब आयात और निर्यात करता है, तो डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। आयात और निर्यात का जो अंतर होता है वो व्यापार संतुलन कहलाता है। व्यापार संतुलन में सिर्फ उन्हीं मदों को शामिल किया जाता है जो दृश्य होती हैं, जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, और जिनका पोर्ट बंदरगाह पर जिनको रजिस्टर्ड में नोट किया जाता है, वो सभी दृश्य वस्तुएं कहलाती हैं। आयात और निर्यात जो होते हैं वो कभी बराबर नहीं होते हैं, या तो आयात ज्यादा होगा या तो निर्यात। इसलिए व्यापार संतुलन दो प्रकार से होता है, या तो अनुकूल होता है या प्रतिकूल। अनुकूल होता है फेवरल, प्रतिकूल होता है अनफेवरल। देखिए अनुकूल क्या होता है, अनुकूल व्यापार संतुलन, आयात कम हो और निर्यात ज्यादा हो। हमने विदेशों से 50 रुपए का माल मंगाया और 100 रुपए का माल भेजा, इस स्थिति को बोलते हैं अनुकूल व्यापार संतुलन। दूसरा होता है प्रतिकूल व्यापार संतुलन, आयात ज्यादा किए हो और निर्यात कम। जैसे कि हमने 100 रुपए का माल विदेशों से मंगाया पर विदेशों को माल भेजा सिर्फ 50 रुपए का, ये होगा अनफेवरल व्यापार संतुलन। तो व्यापार संतुलन प्रतिकूल भी हो सकता है और अनुकूल भी हो सकता है, फेवरल भी हो सकता है और अनफेवरल भी हो सकता है। अगला टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन क्या होता है? भुगतान संतुलन से आशय किसी एक देश के द्वारा विश्व के अन्य देशों के साथ जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, अंतरराष्ट्रीय लेन देन होते हैं, उनका जो स्टेटमेंट होता है वो कहलाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। किसी एक देश के द्वारा विश्व के अनेक देशों या विश्व के कई देशों के साथ जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है, उसका जो स्टेटमेंट होता है, जो इस बात की जानकारी देता है कि एक निश्चित समय अवधि में हमने कितने देशों के साथ लेन देन किया है, कितने देशों से पैसा मिलना है, कितने देशों को पैसा देना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है भुगतान संतुलन। व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में अंतर क्या होता है? व्यापार संतुलन जो होता है उसमें दृश्य मदों को शामिल किया जाता है, जबकि भुगतान संतुलन में दृश्य मदों को, अदृश्य मदों को और पूंजीगत मदों को शामिल किया जाता है। दृश्य मदें क्या होती हैं? जिनको हम देख सकते हैं, आज जैसे माल खरीदा उसको देखेंगे, माल बेचा उसको भी देखेंगे। अदृश्य मदें क्या होती हैं? जिनको हम देख नहीं सकते, जैसे कि बैंकिंग की सेवाएं होती हैं, बीमा की सेवाएं होती हैं, शिपिंग सेवाएं होती हैं, विदेशों में जो हम सेवाएं लेते हैं, जो हमारे ऊपर फाइन लगता है, जो जहाज का किराया होता है, जहाज का में रखे माल का बीमा होता है, ये सभी चीज़ों को बंदरगाह पर रजिस्टर में लिखा नहीं जाता है। जिनको रजिस्टर में लिखा जाता है वो दृश्य होती हैं, जिनको रजिस्टर में नहीं लिखा जाता वो अदृश्य होती हैं। तो व्यापार संतुलन में दृश्य मदों को लिखा जाता है, भुगतान संतुलन में अदृश्य मदों को, दृश्य और अदृश्य दोनों का लेखा किया जाता है। व्यापार संतुलन जो होता है वो प्रतिकूल और अनुकूल दोनों प्रकार का हो सकता है, जबकि जो भुगतान संतुलन होता है वो हमेशा कैसा होता है? बैलेंस्ड होता है, संतुलित होता है। व्यापार संतुलन की जो कॉन्सेप्ट है उसका एरिया छोटा है, और जो भुगतान संतुलन की कॉन्सेप्ट है उसका जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। देश का व्यापार संतुलन बैलेंस्ड यदि नहीं होता है तो ये कोई चिंता का विषय नहीं होता है, पर देश का भुगतान संतुलन हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए। यदि बैलेंस नहीं होता है तो ये बहुत चिंता का गंभीर विषय होता है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करूंगा। व्यापार संतुलन में सिर्फ दृश्य मदों को शामिल किया जाता है, भुगतान संतुलन में दृश्य, अदृश्य और पूंजीगत, कैपिटलाइज मदों, मतलब पूंजीगत जो प्राप्तियां होती हैं, जो पूंजीगत भुगतान होते हैं, उनको शामिल किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे इसका दोनों का मीनिंग बता दिए, दोनों का आपको डिफरेंस बता दिया। अब आगे चलते हैं हम, भुगतान संतुलन में असंतुलन के क्या कारण होते हैं, ऐसे कौन से कॉजेज होते हैं जिन कारण से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो डिसबैलेंस हो सकता है, भुगतान संतुलन असंतुलित हो सकता है। तो उसके कारण जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कुछ प्राकृतिक कारण होते हैं, नेचुरल कॉजेज होते हैं, कुछ इकोनॉमिक आर्थिक कारण होते हैं, कुछ राजनीतिक कारण होते हैं, पॉलिटिकल, कुछ सामाजिक कारण होते हैं। तो व्यापार संतुलन में असंतुलन के क्या कारण होते हैं, वो कॉजेज जिसके कारण से बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसबैलेंस हो जाता है। नंबर 1, अधिक विकास व्यय। यदि देश की जो सरकार होती है उसको अपने देश की जनता के ऊपर बहुत सारे खर्चा करना पड़ते हैं, जैसे वर्तमान समय में जो सरकार है किसानों को मुफ्त अनाज दे रही है,
मकान बनवा रही है, बच्चियों की शादियों पे पैसा खर्चा कर रही है। तो देश के अपने विकास के लिए सरकार को बहुत अधिक पैसा खर्चा करना पड़ते हैं, और कोई भी सरकार यदि बहुत अधिक पैसा खर्चा कर देती है तो ये भुगतान संतुलन में असंतुलन का कारण बन जाती है। दूसरा, आयातों में वृद्धि। यदि हम दूसरे देशों से ज़्यादा माल मंगाएंगे तो हमारी करेंसी दूसरे देशों में ज़्यादा जाएगी, जिससे भी भुगतान संतुलन में असंतुलन होंगे। तो विकास व्यय में ज़्यादा खर्चा करना। दूसरा क्या होता है, जैसे हम यहाँ लिख दें विकास व्यय। दूसरा, आयातों में कमी, आयातों में वृद्धि, सॉरी। तीसरा, निर्यात में कमी। हम बाहर से माल तो ज्यादा मंगाएं पर हम अपने यहां से माल कम भेजें, यह भी एक कारण है कहेगा भुगतान संतुलन में असंतुलन का। चौथा, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि भी भुगतान संतुलन में असंतुलन का एक महत्वपूर्ण कारण है। जनसंख्या वृद्धि का मतलब, जब देश में जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो हमारे यहाँ जो वस्तुएं बन रही हैं, जिन वस्तुओं का प्रोडक्शन हो रहा है, वो पहले हमें यहीं पे चाहिए पड़ेंगी, यहीं के लोगों के उपयोग के लिए चाहिए पड़ेंगी। जब यहाँ पर उसका ज़्यादा उपयोग हो जाएगा तो हम विदेशों को एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अगला, देश की सुरक्षा। यदि देश की सुरक्षा पर भी बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है तो जिससे भी भुगतान संतुलन असंतुलित हो जाता है, ठीक है ना। और अधिक मात्रा में यदि हम किसी देशों से ऋण ले लेते हैं, उस पर हमें ब्याज चुकाना पड़ता है, तो वो भी भुगतान संतुलन में असंतुलन का कारण। मतलब जिस कारण से हमारी करेंसी विदेशों को ज़्यादा जाए, वो सभी कारण कौन से होते हैं, भुगतान संतुलन में असंतुलन के कारण होते हैं। विकास व्यय, आयातों में वृद्धि, निर्यातों में कमी, जनसंख्या वृद्धि, सुरक्षा व्यय, ऋण एवं ब्याज। अब ये तो है कारण। अब इसको सही करने के उपाय क्या है, इसके भैया उपाय क्या होंगे? देखिए, जो इसके ये कारण लिखे ना अपन ने, यही तो इसके उपाय हैं। इन कारणों को सही कर दो तो आपके उपाय आ जाएंगे। पहला कारण क्या लिखा है अपन ने, देखें, विकास व्यय। तो भैया ज्यादा विकास व्ययों में खर्चा करिए, पर उचित खर्चा करिए। आयातों में वृद्धि है, तो आयातों में क्या कर दीजिए, आप क्या कर दीजिए, आयातों में क्या कर दीजिएगा, कमी कर दीजिएगा। इंपोर्ट, ठीक है ना। एक्सपोर्ट बढ़ा दीजिएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसको बढ़ा दीजिएगा। तो विकास व्ययों में थोड़ी सी कमी कर दीजिएगा, जो आयात है उनको कम कर दीजिए, जो एक्सपोर्ट है उनको बहुत ज्यादा बढ़ा दीजिएगा। इसके अलावा विदेशी पूंजी किस तरह से हमारे पास आए, उसके लिए क्या किया जा सकता है, फॉरेनर्स को ज्यादा फैसिलिटी दी जाए कि आप भैया हमारे यहाँ पे आइए, हमारे यहाँ पे घूमिए। जब फॉरेनर्स ज़्यादा आएंगे तो विदेशी मुद्रा भी आएंगी। विदेशी पूंजी, फॉरेन कैपिटल को इन्वेस्ट कराइए, हमारे यहाँ पे आइए, आप हमारे यहाँ पे व्यापार धंधा उद्योग में पैसे इन्वेस्ट कीजिए। तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, घरेलू उत्पादन में वृद्धि। वस्तुओं का जो घरेलू उत्पादन है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, वस्तुओं को ज़्यादा बनाएं। जब उसकी क्वांटिटी हम ज़्यादा बनाएंगे तो वो हमारे पास ज़्यादा होंगी, हम उनको विदेशों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वस्तुओं की कीमतों में कमी करें, जब वस्तुओं की हम कीमतें भी कम रखेंगे तो फॉरेनर्स या विदेशी लोग उनको खरीदने के लिए आकर्षित होंगे। मतलब वो सारे उपाय करना जिससे अधिक से अधिक विदेशी पूंजी हमारे यहाँ पर आए। जितनी ज़्यादा विदेशी पूंजी हमारे पास से आएगी, भुगतान का जो असंतुलन है वो सही हो जाएगा। अब इसके बाद आज हम बात करते हैं भुगतान संतुलन का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक स्थिति का सूचक जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का इंडिकेटर करता है कि एक निश्चित समय में हमने कितने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किए। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की जानकारी आपको बिना बैलेंस ऑफ पेमेंट के नहीं लग सकती है। दूसरी, विदेशी व्यापार की जानकारी, विदेशी फॉरेन ट्रेड क्या चल रहा है, कितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसका हिसाब किताब की जानकारी भी आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट से ही लगती है। विदेशी ऋणों की जानकारी, विदेशों से हमने कितना लोन लिया, कितना चुका दिया, कितना बचा है, इन सभी चीज़ों की जो जानकारी होती है वो हमको किससे मालूम चलती है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, भुगतान। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की जानकारी, इंटरनेशनल ट्रेड की जानकारी, इंटरनेशनल पेमेंट या इंटरनेशनल लोन की जानकारी लगती है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पे आपका और बचता है, ये जो लिखा हुआ है, देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो होता है स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है। भुगतान संतुलन का जो ढांचा होता है उसको आप दो भागों में बांटते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भुगतान संतुलन के ढांचे को हम दो भागों में बांटते हैं। एक करंट अकाउंट होता है जिसको हम बोलते हैं चालू खाता, एक होता है पूंजी खाता जिसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। देखिए फॉर्मेट में करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, आयात और निर्यात। करंट अकाउंट में सबसे पहले माल का जो इंपोर्ट होता है और जो एक्सपोर्ट होता है। हम जो निर्यात करते हैं वो क्या होती है, हमारी
लेनदार, क्रेडिटर्स लेनदारियां होती हैं, और जो हम आयात करते हैं वो हमारी देनदारियां होती हैं, मतलब पैसे देते हैं। ठीक है ना। निर्यात लेनदारी है, आयात देनदारी है। विदेशी यात्रा, विदेशी यात्रा क्यों करते हैं लोग? विदेशों में पढ़ने जाते हैं या विदेशों में घूमने जाते हैं। परिवहन, ट्रांसपोर्ट, बीमा यानी इंश्योरेंस, ब्याज व लाभांश, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, विविध सेंट्री, हस्तांतरण, ट्रांजैक्शन फीस होते हैं, चाहे सरकारी हो चाहे निजी हो, भूल चूक जो हो जाती है और इसका टोटल। ये ए पार्ट हो गया करंट अकाउंट में, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं, ध्यान रखना आपको। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है? कैपिटल अकाउंट में देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश आते हैं, ऋण लोन आते हैं, बैंकिंग आती है, चौथा सरकारी सेक्टर, पांचवा स्वर्ण। अब स्वर्ण क्या होता है कि ये जो डिफरेंस होता है उसको पहले स्वर्ण गोल्ड से पूरा करते थे, अब चूंकि गोल्ड नहीं होता है तो जो फॉरेन कैपिटल होती है, विदेशी ऋण होते हैं, उसको इन्वेस्ट करके पूरा किया जाता है, भूल चूक और इसका यहाँ पे टोटल। ये स्ट्रक्चर जरूर ध्यान से पढ़ेंगे, एक करंट अकाउंट होता है और एक कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद कुछ ओटी टाइप क्वेश्चंस पे बात करते हैं। ओटी मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप्स, कुछ क्वेश्चंस पे हम बात करते हैं आपको। तो क्या होते हैं? भुगतान संतुलन में शामिल होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या शामिल होता है? दृश्य और अदृश्य दोनों प्रकार की मदें शामिल होती हैं। भारत का भुगतान संतुलन कैसा है? प्रतिकूल। प्रतिकूल मतलब अनफेवरल है। इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो कैसा है? अनफेवरल, प्रतिकूल है। विदेशी विनिमय की प्रक्रिया होती है, देशों के बीच होती है। भुगतान संतुलन का मतलब क्या होता है? आयात बराबर निर्यात। प्रतिकूल भुगतान संतुलन का मतलब क्या होता है? अधिक आयात और कम निर्यात। देखिए लिखा भी है मैंने। अगला, व्यापार संतुलन में दृश्य और अदृश्य दोनों मदों को शामिल किया जाता है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि भारत के प्रतिकूल भुगतान संतुलन का इंडिकेट करती है, यानी इंडिकेटर होता है। आगे कुछ और, एक देश द्वारा अन्य सभी देशों के साथ किया गया व्यवहार खालिस्तान के रूप में दर्शाया जाता है। भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन को कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में, एक चालू खाता और एक पूंजी खाता। आगे, विदेशी निवेश किस खाते में आता है? देखिए विदेशी निवेश किस में आता है? पूंजी खाता में। ऋण किस में आता है? पूंजी खाता में। परिवहन किस में आता है? चालू खाता में। विदेशी यात्रा किस में आती है? चालू खाता में। बीमा किस में आता है? चालू खाता में। ब्याज और लाभांश किस में आता है? चालू खाता में। तो ये भी आप इससे देखेंगे, इससे बहुत सारी चीजें मालूम चलती हैं। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है दृश्य निर्यात में शामिल है। परिवहन लागत, क्या ये दृश्य है? परिवहन लागत को आप देख सकते हैं? नहीं। इसको बंदरगाह पे नोट किया जाता है? नहीं। प्रेषित धन? नहीं। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर? नहीं। कंप्यूटर हार्डवेयर, इसको आप दृश्य मदों में शामिल कर सकते हैं। दृश्य निर्यात में क्या शामिल है? मशीन। ठीक है। दृश्य में क्या होती है? जिनको आप देख सकते हैं, जो वस्तुएं आप भेज रहे हैं वो दृश्य होती हैं, ठीक है ना। और अदृश्य क्या होती है? जिनको हम देख नहीं सकते हैं। जैसे क्या बोला? ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट, मशीन का बीमा करा लिया आपने, आपके ऊपर फाइन लग गया, आपने जहाज का किराया चुका दिया, ये सब क्या है? अदृश्य मदें हैं। तो मुझे लगता है कि आप सभी को वीडियो अच्छा पसंद आएगा। आप सभी वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, गुड नाइट।